4,000 से ये 1 करोड़ पर ठेके पे कैसे पहुंचे? काइंडली इनकी कंपनी को हायर करें और फ्री में कैफला डायरेक्ट आपको मास्टर वीज़ा या पाक पे इशू कर देगा। पाकिस्तान में आपके साथ प्लान बना रहे हैं रोड शोज करने का पूरे पाकिस्तान में। आपको पावर मिल रहा है इनकी मदद से पाकिस्तान के अंदर से गुर्बत उठानी है। क्या आप अपना बैंक अकाउंट घर बैठ के खोल सकती हैं, अपनी वेबसाइट पे पेमेंट कलेक्शन कर सकते हैं घर बैठ के। जिस दिन उसने 1 लाख रुपए कमा दी उस दिन के बाद आपको कुछ सिखाने की जरूरत भी नहीं होगी। तो आज इब्राहिम भाई के साथ हम पॉडकास्ट करेंगे इनकी गाड़ी में। तो इब्राहिम भाई आप बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं और माशाल्लाह आज आपने बताया कि आपने 2015 से अपनी कहानी शुरू करी और 2015 से लेके 2022 तक आपने 2400 एम्प्लॉयज़ भी रख लिए सर। तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है। ये कैसे हुआ? किस्मत का कितना रोल था, मेहनत का कितना रोल था? शुरू से कहानी सुनाए, कहाँ पैदा हुए, कहाँ बड़े हुए? ये 2015 से पहले की कहानी और 2015 के बाद की? पहले तो मैं पैदा सिंगापुर में हूँ। तो पासपोर्ट पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो हुआ ये कि सिंगापुर में कैसे पैदा हो गए? वही बताने लगा हूँ। 71 में पेरेंट ढाका थे, तो 71 से पहले सारा पूरी फैमिली ढाका थी। तो 71 की वॉर के बाद सब पाकिस्तान आ गए। वहाँ कोई मिल थी आप बता? जी, पूर्वा पाक जूट मिल के नाम से मेरे वाले साहब की 71 में उधर मिल सारे जितना भी था वो लुट-पुट के सारे पाकिस्तान आए। तो वाले साहब वहाँ पे फंस गए, फैमिली को भेज दिया, वाले साहब वहीं पे फंस गए। तो वो बड़ी मुश्किल से कभी इंडिया गए, अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से सिंगापुर चले गए। तो चूंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान की ट्रेड नहीं हो सकती थी तो वाया सिंगापुर होती थी। तो मेरे नाना हैं शेख इनाम इलाही साहब, तो उन्होंने वाले साहब को कहा कि आप सिंगापुर बैठे हैं, हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश वाया सिंगापुर। तो वो सिंगापुर आ गए। तो 73 में वो सिंगापुर में थे, तो मेरी पैदाइश वहाँ पे हुई। क्या एक्सपोर्ट करते थे? लेदर, हर चीज़, मतलब जितने भी पाकिस्तान से चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, खासतौर पर लेदर और जूट। पूर्वा पाक तो वहाँ से यहाँ आती होगी। वो जूट वहाँ से यहाँ आती थी, वहाँ से आता वो वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ जो क्रॉस ट्रेड होती थी वो सिंगापुर में डॉक्यूमेंट पे बनते थे। जहाज सीधा जाता था, डॉक्यूमेंट सिंगापुर जाते थे और सिंगापुर से उधर जाते थे, तो वो ट्रेडिंग होती थी। तो ट्रेडिंग के डॉक्यूमेंट वाले साहब सिंगापुर में उधर अपना ऑफिस खोल के सिंगापुर में ये काम करते थे। तो वहीं पे फिर मेरी पैदाइश हुई 73 में। अम्मी भी चली गई? अम्मी भी चली गई। तो आपकी जो बैकग्राउंड है वो चिन्योटी बरादरी से? जी, चिन्योट शेख बरादरी से। तो उसके बाद फिर अम्मी का दिल नहीं लगा वहाँ पे और फिर अम्मी अब्बू वापस आ गए लाहौर से वो कराची आ गए। तो कराची में सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल में मेरी सारी स्कूलिंग हुई थी। तो मैट्रिक सेंट पैट्रिक से किया, फिर उसके बाद डीजे साइंस कॉलेज में एडमिशन हो गया। डीजे साइंस से फिर इंजीनियरिंग तो कॉलेज इंजीनियरिंग में फिर एनईडी में एडमिशन ले लिया। तो 92 फर्स्ट बैच इंजीनियरिंग का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, 96 में पास आउट हुए। तो 96 से 97 तक एक साल धक्के गए, कोई जॉब शॉप कोई इधर कराची में नहीं मिली। उस वक्त नया कंप्यूटर का दौर था, डॉस थी, विंडोज़ था नहीं, सी लैंग्वेज सीखी हुई थी, कोबॉल, सी, ऑरेकल, उसके ऊपर काम था। तो पेट्रोमैन में पढ़ाना शुरू कर। तो वो जो लेदर की काम उसके बात तो 97 में जब हम स्कूल में थे तो वाले साहब के पास 3 टेलेक्स मशीनें थी। उस वक्त टेलेक्स, फैक्स और ईमेल तो था नहीं। तो सिंगापुर छोड़ के अब वो आ गए यहाँ पे आए, कराची आए और कराची से उन्होंने टेलेक्स का काम शुरू किया, टेलेक्स मशीनें लगा दी कराची में। अच्छा, जितने भी लोग ईस्ट पाकिस्तान से आए थे उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, आईडीबीपी ने, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक होता था, उसने ईस्ट पाकिस्तान रिहेबिलिटेशन लोन लिया था 5-5 लाख रुपए। तो ये जितने भी आपने देखे हैं, सफायर, गुलिस्तान, बुनेरो, इन सब ने 5-5 लाख रुपए से किसी ने ज़मीनें ली। मेरे वाले साहब ने ज़मीन ली कोटरी में,
70-75 हज़ार रुपये एकड़, वो आज भी 70-75 हज़ार रुपये एकड़ है। किसी की लक होती है, किसी की नहीं होती, जैसे भी आपसे बात हो रही थी लक। तो उन्होंने टेलेक्स का काम शुरू किया, किसी ने मशवरा दिया, टेलेक्स का काम शुरू किया। उन्होंने 3 मशीनें, उनको 3 कनेक्शन मिल गए टेलेक्स के। तो 10-15-20 साल उन्होंने टेलेक्स का काम किया। हमारी सारी स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारी टेलेक्स की कमाई से हम लोग पले बड़े हैं। जिनको टेलेक्स नहीं पता कि क्या होता है, ईमेल आने से पहले फैक्स मशीन आई थी, फैक्स मशीन आने से पहले टेलीग्राम जाता था, और टेलीग्राम जो होता था, जो कि इजाद किया गया था ग्राम बेल साहब ने या जिसने भी किया था, वो टे करके, उसके बाद एक और बीच की एक टाइम था, उसको टेलिक्स मशीन कहते थे। उसमें टाइप किया जाता था चिट्ठी 100, जैसे ट्विटर है उसी साइज़ का मैसेज होता था, और वो दूसरी जगह दुनिया के कहीं निकलता था। उसकी फीस होती थी 400 रुपये, 500 रुपये, वो भी टाइम बेस्ड होता था। टाइम बेस्ड होता था, उस पर जो टाइप यहाँ पे करते थे वो दुनिया में उसी वक्त वहीं पे टाइप हो रहा होता था। व्हाट्सएप हो रहा होता था, लेकिन उसकी फीस बहुत सारी होती थी। उसकी फीस तो बहुत ज़्यादा होती थी। उस पर कराची लाहौर जो टेलीफोन की कॉल थी वो भी 100 रुपये मिनट होती थी, 50, 60, 70 रुपये। कराची और लाहौर बात करना जो टेलीफोन पे होता था वो भी बहुत मुश्किल होता था। तो इंटरनेशनल कॉल जो थी वो 200 रुपये मिनट, 300 रुपये मिनट, और बुक भी करानी पड़ती थी। बुक भी करानी, ऐसे फ़ोन ही नहीं मिलता था। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टेलेक्स के बाद फैक्स आ गया, फिर फैक्स के बाद ईमेल आ गई। तो फैक्स तक तो हम लोग ने काम किया, वालिद साहब ने। सही। सिंगापुर दोबारा गए, फिर 3 फैक्स मशीनें ले आए। तो जिनको नहीं पता, 2022 में फैक्स मशीन इलीगल है, आज तक लीगल नहीं करा सके हम, जैसे व्हाट्सएप इलीगल है बाय द वे। अच्छा, तो साथ साथ मेरे दादा ने लेदर का काम करते थे, मेरे दादा। तो वाले साहब ने कहा तो लेदर का काम सीखते हैं। तो उन्होंने मुझे, मेरे नाना के भाई हैं शेख हाजी गुलजार फिरोजुद्दीन साहब, उनकी आदत है कच्ची खालें वो खरीदते थे। कच्ची खालें खरीदने से लेदर का काम शुरू होता है। बाइंग कच्ची और पक्की खालों में क्या फर्क? मतलब जो मंगल और बुध को कसाई बकरा ज़बह करते हैं तो रॉ खाल लाके किसी को बेचते हैं। कोई कहीं पे एक जगह है, उसका नाम है रांगीवाड़ा, कराची में एक जगह है जहाँ पे मंगल और बुध को खालें कसाई जो बकरे ज़बह करते हैं वो वहाँ पे बेचते हैं। तो वहाँ पे मेरे नाना के भाई की आदत थी, तो वहाँ पे मुझे उन्होंने, मेरे वाले साहब ने ड्यूटी लगाई कि वहाँ पे तुम अब ग्रेडिंग सीखो खालों की। हम कॉलेज से सीधा उधर वापस घर आते हुए उधर रांगीवाड़ा जाता था। तो 3-4 घंटे जब खालें आती हैं तो उनका बाल ऊपर होते हैं और फ्लैश साइड नीचे होती है, तो उनको हाथ से उलट करके और फ्लैश साइड देख के उसकी ग्रेडिंग सीखते थे। तो वहाँ पे हमने ये भी सीखा कि जब कोई कसाई मुर्दार बकरे की खाल ले आए, मतलब ज़बा बाद में क्या, उससे पहले मर जाए, तो खाल देख के फौरन पता चल जाता है कि ये मुर्दार। अल्लाह ताला का निज़ाम है, खाल में कुछ चेंजेस आ जाती हैं, बाल उसके ज़बा की भी जो बकरी की खाल है उसके बाल नहीं उतरते। और अगर मुर्दार मतलब ज़बा करने से पहले बकरा मर जाए और फिर खाल उतारें तो उस पर हाथ फेरें तो बाल हाथ में आ जाते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा खालों को कि जो फ्लैश साइड है वो वाइट होती है। तो अगर बकरा मुर्दार आपने खाल उतारी हो तो जितनी वेन्स है ना हमारी, वो उसकी खाल पे चिपक जाती है। तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। तो वो सीखा वहाँ से। फिर उन्हीं की टेनरी थी 7-8 सेक्टर ए में, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में। वहाँ फिर उस खाल से फिर उसको फिनिश करना सीखा। फिर इधर है लीडो नाज़िमाबाद 4 नंबर पे, जो खाल से जैकेट बनाना सिखाते थे। 1 साल वहाँ एडमिशन ले लिया। बस का नाम नंबर है 1D में हम जाते थे। यहाँ से सदर से 1D जाती थी। रजिया अपार्टमेंट्स यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है, वो उसके तहत एक इदारा था जो पाकिस्तान में जैकेट्स बनाना सिखाता था, जिसकी डिजाइनिंग लेदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो डिजाइनिंग से, मतलब पहले गद्दे पे डिजाइनिंग सिखाती थी, पूरा पैटर्न बनाना सिखाते थे। पैटर्न से उसके फिर स्लीव्स, फ्रंट, बैक, कॉलर, उसकी शेप्स देना सारी, वो सब सिखाते थे, आर्म होल्स की शेप्स। तो वो डिज़ाइन सिखाते थे, डिज़ाइन को फिर कागज़ पर चढ़ाते थे। उस कागज़ से गत्ते के पार्ट्स, मतलब जैकेट्स के पार्ट हैं, जैसे आपके कॉलर निकला, फ्रंट निकला, बैक निकली, आर्म्स निकले, तो वो गत्ते पे निकाले और फिर उसको कटिंग
खाल के ऊपर कटिंग करना सिखाया और फिर उसकी स्टिचिंग सिखाई। तो सिलाई मशीन पे हमने 1 साल, पहले उन्होंने आड़े तिरछे गत्ते दिए जिसके ऊपर हमने मशीन चलाना सिखाई, मशीन को फुट से कंट्रोल करना सीखा। फिर वो उन्होंने हमें लट्ठा दिया, फिर जीन्स दी, फिर लेदर पे लेके आए। तो ये 1 साल में हमने फिर लेदर गारमेंट जैकेट बनानी सीखी, कोट बनाना सीखा, पैंट बनानी सीखी, लेदर गुड्स की स्टिचिंग सीखी। जब ये सब ट्रेनिंग होगी तो वाले साहब ने जैनब मार्केट में दुकान ली ग्राउंड फ्लोर पे। उस वक्त जैनब मार्केट होती थी, जैनब मार्केट के बिल्कुल साथ विक्टोरिया सेंटर खुला था, बस ये 2 बिल्डिंग होती थी, पीछे पैनोरामा सेंटर था। उस वक्त ये 3 बिल्डिंगों के अलावा यहाँ पे कोई और बिल्डिंग नहीं थी। तो वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे नुक्कड़ पे एक दुकान थी, वहाँ पे उन्होंने ले दी। तो वो दुकान बन रही थी, तो ऊपर लेदर की काफ़ी सारी दुकानें थी, तो वहाँ से हम जैकेट लाके अपनी दुकान पे रख के, चूँकि ग्राउंड फ्लोर पे थी, तो वो बेचते थे। तो मेरी ज़िंदगी की पहली जो कमाई है वो 1000 रुपए की मैंने 2 जैकेटें ऊपर से किसी दुकानदार से खरीदी थी और 1075 रुपए की बेच दी थी मुझे। डबल तो एक नहीं 1075, तो 75 रुपए इनकम हुई। अच्छा, तो 150 रुपए की पहली इनकम थी जिंदगी की। सही। तो दुकान चलाई, काफी चलाई। दिस वाज 1988। साथ में कॉलेज पढ़ाई ये सब साथ चल रहा था। 92 में आपको याद है CIA स्टेट्स, रशिया के स्टेट्स काफी सारे आजाद हुए थे, तो काफी सारे रशियन पाकिस्तान आए। वो सब लेदर गारमेंट खरीदते थे, तो उनको बड़ी लेदर गारमेंट बेची। इधर फ्रेंडशिप हाउस है, वहां से जाके रशियन सीखी। मैं रशियन लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, बोल लेता हूँ। जबरदस्त। तो फिर वो लेदर की दुकान चलाई, काफी अरसे चलाई। फिर शुरू में नहीं चलती थी, तो आप जैसे मेंटोर्स हमेशा हर जगह अल्लाह ताला ने मिलवा दिए। तो जो पूरी मार्केट के जो किंग था होलसेलर सबसे बड़ा, तो उससे दोस्ती होगी, उसने अपने साथ बैठाना शुरू कर दिया। वो पूरे पाकिस्तान में होलसेल करता था लेदर जैकेट्स। तो कौन से? बुखारी साहब, बुखारी गारमेंट्स के नाम से फौत हो गए। तो बुखारी गारमेंट्स काफी बड़ा नाम है जैनब मार्केट में। वो पूरे पाकिस्तानी जितने भी लेदर की दुकानें हैं उनको होलसेल करते थे। 92 में जो लेदर जैकेट है काली, वो 1250 रुपए की होलसेल होती थी, और जो ब्राउन जैकेट है वो 1100 रुपए की होलसेल होती थी। यही ये लोग ले जाते, गखड़ प्लाजा, पिंडी, और जिना सुपर मार्केट, जिना उधर एक दुकान है एस लेदर, ये लोग 8-8 हज़ार की, 10-10 हज़ार की फिर वहाँ पे जाके बेच लेते। तो मेरी को 5-6 महीने में फारिग बैठा रहा दुकान, मेरी जैकेट की सेल ही नहीं हुई। लोगों को देखता था आके होलसेल करते थे तो पिंडी से। तो हमने क्या किया कि 100 जैकेटें 200 जैकेटें हमारे पास जो हमने बनाई हुई थी दुकान के लिए, वो पैक की और पिंडी चले गए। पिंडी जाके सबको बोला वहाँ से जैकेट खरीदो, तो वो 1200 की जैकेट कहते थे 600 की दे दो, जो अमूमन पाकिस्तान में होता है। तो मतलब चोरी ऐसे लगे जैसे चोरी की जैकेटें हैं। तो वो जरा थोड़ा सा काफी गुस्सा आया। तो समझ ये आई कि जहाँ पे ये लोग जैकेट बेचते थे वहीं पे हमने छोटी सी दुकान 3000 रुपए पे महीने पे वहीं पे रेंट पे ले ली। एडवांस को पे किया, उधर जाके हमने दुकान ले ली। और जो वो पिंडी वाले सारे कराची आके 1250 की काली बेचते थे और 1100 की ब्राउन बेचते थे, मैंने वहाँ पे रैक रेट सेम डिजाइन तो वही है, सारे जितने जैकेट्स हैं उनके डिजाइन सब सेम है। तो वहाँ पे मैंने बाटा रेट लगा दिया कि काली जैकेट 1250 और ब्राउन जैकेट 1100, सारे प्लाजा की मामर की। वहाँ पे एक शान गारमेंट्स वाला है, उसकी 9 दुकानें हैं गखड़ प्लाजा में जैकेट की। वो उसको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, वो भागा आया, उसने कहा ये क्या बकवास है। मैंने कहा कंपटीशन है, तो मुझसे कराची में तो लेते नहीं हो, यहाँ पे ले लो। फिर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसने मेरी सारी जैकेट उसने कहा बिल बनाओ मेरे दुकान पे भेज। तो वो एक बहुत बड़ी सेल फिर हमने उधर की। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा काफी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस। 3 महीने फिर हमने वो दुकान चलाई। तो फिर भी चलाई, इसने बंद नहीं करवाई दुकान में। फिर नई खेप मंगाई, फिर नई जब नई खेप आती थी वो कहता था कि पैकिंग लिस्ट दे दो और ये चेक ले लो, तो 2-3 महीने का चेक दे देता था। तो 3 महीने उधर जुम्मे को छुट्टी होती थी, तो जितने फिर मार्केट है, प्लाजा है, उसके साथ दोस्तियाँ की, उनके साथ हम मरी वगैरह गए, घूमे फिरे, तो अच्छी खासी दोस्ती बन गई। जब हमने देखा कि अब हमारा स्टैब्लिश हो गया है, तो हम कराची आ गए वापस। और फेज 2 में
एक अपार्टमेंट लिया, मशीनें लगाई और खुद जैकेटें बनानी शुरू कर दी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से लेदर खरीदा, उसकी जैकेट बनाई और दुकान पे रख के बेचनी शुरू कर दी और पूरे पाकिस्तान में होलसेल कर दी। अब वो जो दोस्त जिनके साथ 3 महीने पिंडी में गुजारे थे गखर प्लाजा में, वो जब भी कराची आए मिलने जरूर आए। जब मिलने आए तो बोले ये भी दे दो, ये डिज़ाइन भी दे दो, ये डिज़ाइन भी दे दो। अब चूंकि मैंने लीडो से सीखा हुआ था, डिज़ाइनिंग का एक्सपर्ट था, बहुत मुख्तलिफ अलग अलग डिज़ाइन जो मार्केट के ट्रेंड से अलग होते थे वो बना के रखते थे, तो वो कोई ना कोई 2-2, 4-4, 5-5 लाजमी लेता था। इन द मीन टाइम वो 92 का बूम आया, तो 96 तक CIS वाला रशियन स्टेट्स वाला, फिर वो 4-5 साल बूम रहा। फिर उसके बाद वो रशियन पाकिस्तान दुबई टर्की जाना शुरू हो गए, दुबई जाना शुरू हो गए। कुछ हम लोग ने, हमारी अवाम, पाकिस्तानी अवाम ने उनके साथ गड़बड़ कोई की, तो वो काफ़ी फ्रॉड किए उनके साथ, तो वो पाकिस्तान आना बंद हो गए। इसी दौरान में लाहौर में कसूर से भी तो बहुत लोग जाने शुरू हो गए थे, आरफीन्स गए थे, ताबानीस गए थे, बहुत लोग गए थे यहाँ से। मैं भी गया था। अच्छा, मैं नहीं कभी भी रशिया गया, मतलब उस दौर में घर वालों ने जाने नहीं दिया, यंग बच्चे। तुर्कमेनिस्तान गया था 92, प्राइम मिनिस्टर के साथ, मेरे साथ। तो फिर 96 तक हमने अच्छा खासा कारोबार किया, काफ़ी सारा काम किया। तो 96, 94, 95 तक काफ़ी चला। फिर उसके बाद फिर जवाल आ गया इधर लेदर का। तो लेदर का जवाल आया तो फिर हमने नौकरी ढूंढनी शुरू की। सियालकोट चले गए। सियालकोट गए तो वहाँ पे अब नौकरी जो ढूंढनी थी। नौकरी का ख्याल क्यों आ गया? जब एक आदमी कारोबार कर लेता तो नौकरी कैसे कर सकता है? कुछ ना कुछ तो करना था, कमाना था। तब जब बिजनेस नहीं चल रहा था, डाउनफॉल आ गया था, तो वालिद साहब ने कहा कि अब नौकरी को ढूंढते हैं, नौकरी करते हैं। तो हम सियालकोट में, मेरी फुफो रहती थी उस वक्त, अब फौत हो गई, तो सियालकोट चले गए। तो साथ में हमने कहा नौकरी भी करते हैं, कच्ची खालों का ये जो रॉ लेदर है वो खरीद के हम होलसेल करते हैं। तो सियालकोट और लाहौर में काफ़ी चूँकि बल्क क्वांटिटी में अवेलेबिलिटी थी, तो सियालकोट चले गए। वहाँ पे नौकरी भी करनी थी और बिजनेस भी साथ साथ करना था। तो मेहर गारमेंट्स एक फैक्ट्री है, वहाँ पे मैं 1500 रुपये पे स्टोर कीपर लग गया, नौकरी में एंटर होना था। अच्छा, इन द मीन टाइम सानिया ये हुआ कि जब हम बाई ट्रेन 265 रुपये का टिकट लिया 4 में, मुझे अच्छी तरह याद है आज भी। तो जब हम लाहौर जा रहे थे तो मेरा बैग चोरी हो गया रास्ते में, सारे मेरे सर्टिफिकेट्स, सारी पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वो सब उसके साथ चोरी हो गई। तेज गाम की टिकट ली थी 265 रुपये की, जो सीट नहीं मिली थी तो फर्श पे बैठ के गए थे, मैं और मेरे फादर दोनों, हम लोग फर्श पे बैठ के उस लाहौर गए। तो सियालकोट में इसलिए फिर जब कोई सर्टिफिकेट नहीं था तो स्टोर कीपर की पहली जॉब मिली, वो मिल गई। इसी तरह ज़ियाउल्लाह मिर्ज़ा साहब हैं जो वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट नई बनी थी उस वक्त, ये मैं बात बता रहा हूँ 94 की। तो वो उनके बच्चों को उनसे कोई किसी तरह रिलेशन बन गया वहाँ पे सियालकोट में, तो उनके बच्चों को मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया। उनके बच्चों को जब मैं पढ़ाता था, उनके घर जाता था, तो उनको मुझे जानने का मौका मिला कि काफ़ी वर्सटाइल काम किया हुआ है, काफ़ी सारा काम आता है, रॉ लेदर भी जानता है, लेदर गारमेंट भी जानता है। तो वहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी लेदर गारमेंट फैक्ट्री है लेदर फील्ड प्राइवेट लिमिटेड, वो 5000 लेदर गारमेंट डेली बनाते थे। तो उनके मालिक हैं अकमल चीमा साहब, उनसे उन्होंने मेरा इंटरव्यू रखवा दिया। उनके रिसेप्शन में बैठ के मैंने हाथ से अपनी CV लिखी, 2 घंटे का उन्होंने मेरे से इंग्लिश में इंटरव्यू लिया। तो जब मैंने उनको बताया कि मैंने रॉ लेदर से फिनिश से गारमेंट सारा सीखा हुआ है, तो उनको यकीन ही नहीं आता था कि ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा, वो गारमेंट फैक्ट्री उस वक्त, लेदर गारमेंट फैक्ट्री, वो सिर्फ मोटरसाइकिल जैकेट्स बनाते और फैशन गारमेंट्स नहीं बनाते थे। तो फैशन गारमेंट्स की तरफ आ रहे थे, ओकुड डिवीजन उन्होंने बनाना था, तो उसके लिए उन्होंने मुझे हायर कर लिया। मुझे हायर किया, 4 और MBAs हायर किए, कोरियंस आए, पूरा डिवीजन बनाया। एक अमेरिकन फैशन डिज़ाइनर उन्होंने हायर की, तो वो फिर हमने स्क्रैच से पूरा डिवीजन बनाया, स्टार्ट किया। 80 करोड़ की एक्सपोर्ट थी उनकी, तो 1 अरब 40 करोड़ की एक्सपोर्ट की 1 साल में, हाईएस्ट एक्सपोर्ट ट्रॉफी जीती। अब एक स्टोर कीपर से पूरी फैक्ट्री की प्रोडक्शन में एक पार्ट हम भी अदा कर रहे थे, वो एक एक्सपोजर मिला। तो पेरिस वो ले गए एग्जीबिशन में, जिससे पीछे कैनवस खुला। असल जो है ना, जॉब करने से, किसी बड़ी जगह जॉब करने से पीछे कैनवस खुलता है। उस कैनवस जब तक आपका पीछे दिमाग ना खुले ना, तो आपका वो विजन आ नहीं सकता किसी भी तरह।
तो मैजिक फेयर होता है 2 जनवरी को न्यूयॉर्क में, वहाँ गए। पेरिस में एग्जीबिशंस की, बहुत बड़े मतलब मेसीज, यंग मैन जो अमेरिकन बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स हैं उनके साथ डिस्कशंस हुई, उनके ऑर्डर्स बनाने शुरू किए। पूरे साल के ऑर्डर्स मिलते थे जो बनाते थे। फिर 2 साल जॉब की, 2 साल जॉब करके फिर वापस कराची आ गए। हमारी फैमिली में अम्मी अब्बू आए, उन्होंने कहा नहीं जॉब नहीं करनी, वापस आओ कराची। वापस आ गए कराची आके फिर अपनी लेदर गारमेंट की फैक्ट्री लगा ली। फेज 2 एक्सटेंशन में एडलर की मशीन आती है जिसमें डबल बूट होता है, जो काउ लेदर को मतलब इधर आके ना यहाँ पे ये कॉलर में फ्रंट भी जाता है और कॉलर भी जाता है, तो इतना मोटा हो जाता है लेदर। वो नॉर्मल सिंगर की जो मशीन है उसकी सुई टूट जाती है, उसको सी नहीं सकती। तो हमने वो लीडो में देखा हुआ था कि एडलर की जर्मन मशीनें आती हैं, डबल बूट होता है, उसमें 2 बूट होता है। तो वो मशीनें मैंने 10 लेकर किसी के साथ मिलकर लगाई हुई थी, तो वो हमने 2 साल चलाई। फिर 96, 97 2 साल हमने चलाई। तो इन द मीन टाइम मेरे फादर ने लाहौर में कहीं किसी कंपनी में बैंकिंग की सर्विसेज में जॉब कर ली थी, सरदार एंटरप्राइजेस कंपनी है उसमें। तो ऑफिस कम रिहाइश रखी हुई थी उन्होंने लाहौर, डेविस रोड में उनका ऑफिस था। हम अपना लेदर का काम कर रहे थे। भाई जो मेरा एक बड़ा भाई है वो अब्बू के साथ मिलके कोई ना कोई काम उसने सारी लाइफ किया है। तो एक दिन खबर आई कि अब्बू एक करवट बैठे तो कोई हाथ की नस दब गई, तो ऐसे हम तक खबर ही आई कि वो फालिज हो गया। तो मैं फैक्ट्री से आया था, मुझे आज भी याद है कि मैं लंच करने आया था, तो वालदा को ये खबर आई तो बेहोश होकर मेरे हाथ में गिरी। बंद किया सब कुछ, सारी फैक्ट्री बेची, उन्होंने अम्मी को लिया, सियालकोट ये लाहौर चले गए। लाहौर जाके अब्बू के पास ही 4000 रुपये जॉब कर ली। ये हम अपने ऑफिस आ गए, तो यहाँ पे हम उतरेंगे। हमारे अब्बा का क्योंकि कागज का काम था, अच्छा। यहाँ पीछे हमारा अब्बा का होलसेल का काम है सारा। बल्कि आप यहाँ पे अगर चले तो मैं आप एक और मेरा मसला हल कर सकते जी या नहीं कर सकते तो कम से कम मशवरा दें। जी बताएं। वो चल के दिखाना पड़ेगा, जैसे ये दिखा रहे हैं हम चल के, तो वो चल रहे हैं। 2018 तक हम मजीद मैक्सिम में रहे। 2018 में फिर बड़ी इस्लामिक बैंक से लोन लिया यहाँ। अभी आप कितने % लोन में हैं? अभी हम ऑलमोस्ट लोन पे कर दिए, सब कुछ लोन में है, पे कर दिया। पे कर दिए ऑलमोस्ट। 3 साल का था तो सारा लोन पे हो गया माशाल्लाह से। वो जब पे हो गया तो निज़ाम बैंक से नीचे एक और ऑफिस लिया, फिर लोन ले फिर लोन मिल गया 3 साल। ये ऑफिस बनाया हमने, ये इसमें हमने वही कोवर्किंग स्पेसेस और वही डिजाइन था, फ्रीलांसर्स को बैठा के यहाँ पे 40 लोग बैठ के काम कर सकते हैं। ये किस चीज़ का ऑफिस है? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम अपना बहुत सारे काम करते हैं, जिसमें डेल्सन्स की ट्रेनिंग का काम यहाँ पे होता है, काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। पैफला पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन की टीम यहाँ बैठती है, नीचे ऑफिस है वो आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ पे भी यहाँ पे हम ये अपना हमने सर्वर बनाया है, किचन है, ये कोवर्किंग स्पेसेस है बच्चों के लिए, जो भी आपके इंटरनेट है 100 Mbps का इंटरनेट है, कोई भी आके यहाँ पे काम करने के लिए तैयार है। जैसे आप कर रहे हैं वैसे हम भी इधर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत शेयर डाला हुआ है। ये शकील है हमारे पास, मेरे पास 25 साल से। कैसे हैं? ठीक है शकील भाई, मेरा नाम रिहान है। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे ये नहीं पता चलता कि बॉस की मेरी सीट कहाँ है और जो हमारा पियोन है उसकी सीट कहाँ है। सही बराबर, बिल्कुल बराबर। बस सीटें नहीं पता चल रही लेकिन कुर्सी फर्क है। कुर्सी भी ये लेके आया है, तो कुर्सी भी सेम थी। ये हमारी हाउस टीम है, ये हाउस टैक्स मेटल सारे ये देखते हैं। तो हमारा ग्राफिक डिजाइनर अली, ये हमारी पैफला की सारी ग्राफिक डिजाइनिंग, कैसे पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन की सारी ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करते हैं।
ये हमारी टीम है जिसको हम फ्लैश क्या कहते हैं? फ्लैश मुकदमेज कहते हैं। वो शीट देना मुझे, जो हमने शीट सुबह मुझे दिखा रहे जो प्लेजिंग कराते हैं। थे, कमोडिटी प्लेजिंग कराते हैं। अच्छा, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो इसको हम कहते हैं बैंकिंग की जंतरी। इसको तो एक बैंक में टॉप से लेके ब्रांचेस तक हर चीज़ यहाँ पे इसमें इस जंतरी में मौजूद है। मतलब बैंक के प्रेसिडेंट से लेके ब्रांचेस, हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस, नाम है सबके। सबके नाम है, फोन नंबर है, हर साल बनती है। हर साल बनती है। तो ये बैंक्स हैं। ये आप खुद बनाते हैं या ये पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन बनाती है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स बनाती है, उसकी डायरी हम खरीदते हैं, उससे कॉपी कर लेते हैं और इसकी फिर हमारे पास बंदे बैठे हैं, सॉफ्ट कॉपी में चढ़ा लेते हैं एक्सेल पे, उसको हम अपने मोबाइलों पे चढ़ा लेते हैं, ईमेल पे आ जाते हैं। मोबाइल नंबर नहीं है? मतलब जो जो नंबर्स पब्लिकली अवेलेबल हैं, मोबाइल नंबर्स भी हैं, कहीं के हैं कहीं के नहीं हैं, अमूमन मोबाइल नंबर्स नहीं है। ये है जी जंतरी ऑफ बैंकिंग। अब हमें जंतरी ऑफ पॉलिटिशियन बनानी है, जिसके अंदर सारे MNA MP का कट्ठा चट्टा जो है वो लिखा होना चाहिए। वेबसाइट पे लिखा हुआ है लेकिन हमारे पास पेपर कॉपी नहीं है। तो एक जंतरी का मतलब मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत मशहूर नाम है, ये होता है। जंतरी उसको कहते हैं कुंजी, कुंजी से जंतरी निकली है, जिसमें सब हर चीज़ की चाबी होती है। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री की हर चीज़ की चाबी है। इसमें एग्जैक्ट पता है कि कमर्शियल बैंक्स कौन से हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स कौन से हैं, स्पेशलाइज्ड शेड्यूल्ड बैंक जैसे गवर्नमेंट हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव माइक्रो फाइनेंस बैंक्स ये एडवांस, अपना, फिंका, खुशहाली, मोबलिंक, NRSP, पाक ओमान, सिंध माइक्रो फाइनेंस बैंक, टेलीनॉर। अब ये जो नया है छोटू जो है सादा पे वगैरह नया पे, वो EMIs हैं, वो उसमें बैंक्स नहीं है नहीं है, अभी। वो इसमें नहीं है। आ ये सिर्फ जाएंगे। बैंक्स हैं, वो बाद में आएंगे। तो मुदारबाज, लीजिंग कंपनीज, फॉरेन बैंक्स, DFIs। EMI क्या होता है? EMI होता है, ये कॉन्सेप्ट है जिसमें जो यूरोप में चैलेंजर बैंक्स आपने सुना होगा, जो सारी बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस करते हैं बट डिपॉजिट कलेक्शन नहीं कर सकते, बाकी सारे काम वो कर सकते हैं। अब सादा पे क्या है? सादा पे EMI तो बैंकिंग किधर हो गई? मतलब वो सारी बैंकिंग सर्विसेज ट्रांजैक्शन सर्विसेज कर सकता है, सिर्फ डिपॉजिट कलेक्शन नहीं कर सकता, लोन नहीं दे सकता, लोन नहीं दे सकता और डिपॉजिट नहीं ले collection नहीं कर सकता, सकता, कलेक्शन की दुकान नहीं खोल सकता, कलेक्शन इजी पैसे से ट्रांसफर करके कलेक्शन रख सकता है। कलेक्शन कर सकता। वो कितने का लाइसेंस होता है? वो 200 मिलियन का 20 करोड़ का 20 लाइसेंस। करोड़ का लाइसेंस। और वो कितनों की ज़रूरत है अभी पाकिस्तान में? अनलिमिटेड क्योंकि जैसे अमेरिका में हम देखते हैं तो मेरे ख्याल में 4,500 बैंक हैं। जी मतलब और ये population हमारे EMI को कहते हैं, फिनटेक्स हैं जो ऐसी IT कंपनीज है जो बैंकिंग करती है, ऐसी फिनटेक्स जो बैंकिंग करें, बैंकिंग सर्विसेज दें, उनको EMIs कहते हैं। अगर किसी को कल बैंक खोलना है, जैसे रेहान अल्लाह वाला का बहुत शौक है कि एक बैंक हो, तो क्या करे? पैसे कम हो, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चौका। फिर EMI खोलें, EMI 20 करोड़ का तो लाइसेंस ही है, 20 करोड़ का लाइसेंस उससे छोटा कुछ है? उससे छोटा कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। तो 20 करोड़ तो ये गए, वो तो आर या पार तो लाइसेंस फीस ही नहीं चली। वो तो इक्विटी है, मतलब यूँ है कि आपकी इक्विटी में 20 करोड़ आपने शो करना है कि मेरी इक्विटी, मेरी कंपनी की बैक एंड इक्विटी हाँ, में 20 करोड़ वो तो है। कोई बड़ी बात नहीं है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन फीस कितनी है? अब फीस कोई भी नहीं है, फीस ऐसा कोई नहीं है। 20 करोड़ पे आपने अपनी इक्विटी दिखानी है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना है, बिजनेस केस दिखाना है, उसकी पूरी रेगुलेशंस और गाइडलाइंस हैं। जब स्टेट बैंक को दिखाएं, फीस ऐसा कोई नहीं होती, तो 5, 6, 10 लाख होगी मैक्सिमम बस। यार तो पहले डरा दिया 20 करोड़ बता के। 20 करोड़ की इक्विटी रखनी है, वो तो घर की प्राइस ही इतनी होती है। हाँ तकरीबन बिल्कुल। तो $1 मिलियन अगर आपके पास लेकिन आपको जो इक्विटी, कंपनी बनानी है उसमें इक्विटी डाल दें, कंपनी में घर को बैंक के नाम पे डाल दें, बिल्कुल, तो इक्विटी हो गई। कुछ कैश होगा, कुछ प्रॉपर्टी, लोन लेके डाल दें, लोन लेके डाल दें, सही। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राइस होगी, कोई टेक्नोलॉजी की प्राइस होगी, उसकी वैल्यूएशन कराएंगे, तो ये सब चीज़ें करा के उसकी इक्विटी शो करें। ठीक है, और क्या कॉस्ट है? बैंकिंग सर्विसेज दूसरे से खरीदेंगे आप? नहीं, बैंकिंग सर्विसेज खुद बना के देंगे, खुद दूसरों से भी तो रेंट कर सकते हैं, उनका सर्वर रेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। यानी आपको अपना बनाना है, बैंक बनाने जैसे के लिए। फिंका ने हबीब बैंक के साथ कोलैबोरेट कर लिया, तो वो भी कर सकते हैं। तो हबीब बैंक सारा फ्रंट एंड बना के दे देगा, तो हबीब बैंक आप पीछे से बेचेंगे, आप पीछे से हमारा कोलैबोरेशंस आप कर सकते हैं, बिल्कुल। आप अपने लाइसेंस के तहत मुख्तलिफ बैंकों की कोलैबोरेशंस कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड पे लगेगा कि सादा पे है? जी सादा पे है, और पीछे लगेगा कि हारून भाई सादा पे का भी जो बेसिक अकाउंट होगा वो किसी ना किसी पूल बैंक में तो होगा ना,
बैंक अल्फला में होगा, फैसल में होगा, कहीं ना कहीं पीछे बैंक का अकाउंट तो होगा जिसमें वो सारे कस्टमर्स का डिपॉजिट रखेगा। ऊपर फ्रंट एंड सर्विसेज वो सादा पे दे रहा है या नया पे दे रहा है, जैसे नया पे गया जैसे नया पे दे रहा है। मिजान बैंक का है। नया पे मिजान बैंक का नहीं है, नया पे यहाँ मिजान पे बैंक का लैक्सन का बेटा, है। ये अमीर लखानी साहब का है, दानिश लखानी साहब का। और पीछे बैंक कौन है? पीछे मिजान बैंक होता जिसमें पूल अकाउंट डाला हुआ, कोई भी बैंक पीछे कोई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी अपनी मर्जी के अकाउंट बैंक में अपना पूल अकाउंट खोल के सारे पैसे वहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम भी पाकिस्तान फाइनेंशियल एसोसिएशन में यही कर रहे हैं कि वन लिंक जो ईएमआई का लाइसेंस है वो वन लिंक का यूज कर रहे हैं। बैंक अपना लाइसेंस नहीं ले रहे आप, अपना लाइसेंस आपने उसको भी छोड़े, स्किप कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। तो विच इज स्मार्ट मूव, हाँ, व्हाई आर यू गोइंग टू वेस्ट योर मनी? हमने सर्विसेज तो वही सारी देनी है। और ऐप कौन बनाएगा? ऐप वही वन लिंक, किसी ना किसी के ऐप भी आउटसोर्स ले लेंगे, फ्रंट वाइट लेबल ऐप कर देंगे, पीछे बैक एंड सब वाइट लेबल होगा, सब कुछ हर चीज़। और सर्विसेज हम फ्रंट, चूँकि हमारे पास कस्टमर्स होंगे 2 लाख मेंबर्स हैं, उनको हम सर्विसेज देंगे। नहीं इंशाल्लाह 50 मिलियन हम बना इंशाल्लाह देंगे। इंशाल्लाह मिलके आपकी सपोर्ट के साथ बनाएंगे। अच्छा, तो कमिंग बैक टू माय स्टोरी, तो बैंक बना लिया आपने, नहीं बनाया तो उनसे कांटेक्ट कर लें, कंसल्टिंग पे करें। कितनी फीस लेते हैं आप बैंक बनाने की? मुख्तलिफ चीज़ों की मुख्तलिफ 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़? 1 करोड़। 1 करोड़। छोटा बैंक 1 करोड़, जी। बड़ा बैंक बड़ा बैंक 2 करोड़। 2 करोड़। ठीक है, तो बड़ा बैंक बना लो, डायरेक्ट सस्ता है। हाँ। अच्छा, तो फिर हमने बैंकिंग सर्विसेज का काम मेरे फादर कर रहे थे, कंपनी है सरदार एंटरप्राइजेज, जिसमें मैं 4000 रुपये नौकरी पे लग गया। फिर वो कंपनी एक कंपनी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी जॉब बदलते रहे। हमारी फैमिली में ये होता है कि वही जब जॉब्स कर लेते हैं 2 4 5 साल जॉब्स कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर अपनी कंपनी बनाते हैं। तो अब आरिफ का सवाल ये आ रहा है, और आपका क्या नाम था? शकील। शकील भाई का भी सवाल आ रहा है कि 4000 से ये 1 करोड़ पर ठेके पे कैसे पहुंचे? वही उसी तरफ आ रहा है। ठीक। तो पहले 4000 रुपये किससे, फिर आगे फिर हमने एक और कंपनी ज्वाइन की जिस पे 30,000 रुपये सैलरी होगी। और 30,000, जब मैं 4000 रुपये सैलरी पे गया तो पैसे उसे सब लुट पुट के आए थे, खत्म हो गए उड़ा के। जब चीज़ आप बेचते हैं, चलती हुई चीज़ को इमीडिएट बेचते हैं, तो फिर वो जेब में पैसे नहीं थे। तो 4000 6000 की मोटरसाइकिल ली उधर ही डेविस रोड पे, वो 6000 की मोटरसाइकिल लेने के भी पैसे नहीं थे। तो 4000 उसको डाउन पेमेंट की, 500 रुपये महीना किस्तों पे लिए मोटरसाइकिल। होंडा 100 थी 76 मॉडल, वहाँ से फिर काम शुरू किया। तो ये एक 5वां 6वां काम था जो हमने बचपन से टेलेक्स का किया, टेलेक्स से फैक्स का किया, फैक्स से दुकान डाली, दुकान से फैक्ट्री डाली, फैक्ट्री से गट्ठर प्लाजा में पिंडी में दुकान डाली, वहाँ से फिर दोबारा यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज का काम शुरू किया। तो मेरे मोबाइल में काफ़ी सारे जीरो हैं। तो मेरे एक मैनेजर हैं, मुझे कह रहे थे कि जितने ज़्यादा सारे जीरो है ना, इतनी दफ़ा आप जीरो से स्टार्ट किया आपने लाइफ। मतलब वो गिव अप नहीं किया कभी भी ज़िंदगी में, कभी मायूस नहीं हुए, कभी हिम्मत नहीं आ रही। अच्छा, अल्लाह ताला ने नहीं मायूस हुए नहीं, या होने के बाद फिर खड़े हो गए? मायूस हो ही नहीं, कभी भी नहीं हुए। तो डिप्रेशन अल्लाह की ताला गोली ने नहीं खाई कोई कभी? डिप्रेशन की गोली नहीं खाई, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई शुगर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बीमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कोई बीमारी नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई गोली नहीं। जिंदगी में कोई परमानेंट गोली अभी तक अल्लाह ताला ने, पैराडॉल? नो पैराडॉल, नथिंग, मतलब परमानेंट कोई गोली नहीं। तो कभी सर में दर्द हो तो आदमी पैराडॉल खा ही लेता है, बट ये कि डेली एक गोली जो लग जाती है ना, कि अच्छा, फिर इतना सुकून है अल्लाह ताला ने दिया जिंदगी में कि अगर अभी आप मुझे कहें ना कि अभी इस इंटरव्यू के दौरान तो मैं 10 मिनट की नैप ले लूँ, तो मुझे उसी वक्त नींद आती है। तो मैं अपने दिमाग में सोचूं कि मैंने सोना है, तो मुझे अभी इधर ही बैठे बैठे नींद आती है। इतना अल्लाह पे तवक्कल रहा है हमारा। ये शकील अहमद साहब है मेरे साथ तकरीबन 20-25 साल से, इन्होंने मेरे पास ज्वाइन किया। कब मैंने ज्वाइन किया था 2002 में शायद, 2002 में ऐसे ज्वाइन किया। तो क्या सैलरी थी? 3,500 3,500 से। अब 4000 कर दी कि नहीं करी? हाँ, 3 लाख रुपए सैलरी है, स्पोर्टेज चला रहा है माशाल्लाह से, अपना घर बना लिया। अच्छा, तो कमिंग बैक, हमने एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी से तीसरी कंपनी, तीसरी से फिर अपनी कंपनी की बेस डाली। अल नवाब ट्रेडर्स के नाम से हमने कंपनी बनाई। मेरे बहनोई हैं, अनीश नहीं है, उनके साथ मिलकर हमने काम शुरू किया। तो वो कंपनी चलाई 5-6 साल। अलाइड बैंक में अपने आप को रजिस्टर कराया, अलाइड बैंक से काम शुरू किया। तो अलाइड बैंक लाहौर में अलाइड बैंक था, एमसीबी था, बीओपी था, इन 3 बैंकों के साथ काम किया।
तो 2014-15 तक इन्हीं 3 बैंकों के साथ काम किया। तो 2002 से 2012 तक मैं हर महीने, तो हमारे पास अच्छा काम अब क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज का काम किया है। इस काम को समझने की जरूरत है। इस काम को कहते हैं मुकदमेज। मुकदमेज का मतलब है कि जो भी कमोडिटी है, रॉ मटेरियल है, वो जो भी फैक्ट्री है वो उसको बाय परचेज करती है लोन लेके और गोदाम में प्लेस कर देती है। जैसे चावल है, चावल के लिए जो पैडी है, मुंजी जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो 3 महीने के लिए आती है, बट फैक्ट्री उसको पूरे साल की प्रोडक्शन में उसने खरीदनी होती है। इसी तरह जैसे शुगर मिल है, वो गन्ना उसने पूरे साल का खरीदना होता है। गन्ना तो 2-1 महीने के लिए अवेलेबिलिटी होती है, उसके बाद तो अवेलेबल नहीं होता। इसी तरह फुट्टी है, कॉटन, रॉ कॉटन जो स्पिनिंग मिल धागा बनाती है, तो फुट्टी भी 2-3 महीने के लिए आती है ना, बट स्पिनिंग मिल ने उसको पूरे साल की प्रोडक्शन के लिए खरीदना होता है। तो पूरे साल के रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उसको पैसे चाहिए, जो वो बैंक से लोन लेता है। तो जब वो बैंक से लोन लेता है तो अपने मिल में, अपने गोदाम में उसको रखता है, जो वो प्लेज करा देता है। तो बैंक जो है वो एक कंपनी को हायर करते हैं जो उसकी सुपरविजन करते हैं, कस्टोडियनशिप जिसको कहते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन हमारे पास कोई 1500 से 2000 मिलों में बंदे इसमें बैठे हुए हैं, जिसमें जो जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में बनता है, मतलब आप इस वक्त इस कमरे में जो भी चीज़ें देख रहे हैं, ये सब प्रोडक्ट्स बनते हैं पाकिस्तान में। और इन सब फैक्ट्रियों में हम लोग बैठे हैं। ये कागज़ से लेके, ये प्लास्टिक से लेके, केबल से लेके, ये एसी से लेके, ये टीवी से लेके, हर चीज़ जो आपने पहनी हुई है, जो हमने पढ़ी है। आपने बताया कि आपको हर चीज़ पे 80% डिस्काउंट मिलता है, तो आप लेते ही वही बात है कोई जो अपना आइटम हो। ना कोई डिस्काउंट कहीं ना कहीं मिलता है। तो ये हमारे पास, हमारा ये सिर्फ सिंध का अगर आप देखें, ये इस वक्त हमारे पास सिंध में जो मिले हैं, इसको मैंने कहा है कि ये एरिया वाइज अलग अलग कर दे। यहाँ पे हमारे बंदे 24 घंटे बैठे रेगुलर देखिए, शदाद कोट, सजावल, हैदराबाद, रत्तो डेरो, शदाद कोट, मटियारी, लाड़काना, शहजाद कोट में ज़्यादा किस चीज़ का काम है? राइस पैडी का, जिनिंग का, ऑयल का। यहाँ पे ये फुट्टी होती है, तो फुट्टी के साथ ऑयल सीड भी निकलता है, कॉटन में से ऑयल सीड भी निकलता है, तो वो ऑयल का काम भी करते हैं। तो उस ऑयल से वो साबुन बनाते हैं और एडिबल नहीं। ईडेबल। अब शहजाद कोट में जा रहा हूँ जुम्मे को, तो वहाँ पे राजकोट में हमारा बंदा मिलेगा आपको वेलकम। मतलब आप पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएंगे, हमारा बंदा आपको मिलेगा। तो ये काम हमने शुरू किया 2015 तक, सिर्फ 3 बैंकों के साथ हमने काम किया। तो कराची में मुझे कोई भी नहीं जानता, लाहौर में काम किया सिर्फ। इन द मीन टाइम हुआ ये कि 2000 में मेरी शादी हो गई थी, 3 बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनकी भी हमने शादियां कर दी 2015-16 तक। तो करने को फिर अब सब बच्चे अपने अपने घरों के हो गए, तो अब करने को कुछ भी नहीं था। तो बिजनेस स्टैब्लिश था, हर चीज़ स्टैब्लिश थी, सब काम सब ठीक थे। लाइफ में जो कुछ बचपन में कभी सोचा था, अल्लाह ताला ने 2015 तक हर चीज़ दे दी थी। अब जिंदगी में कोई थ्रिल, कोई एक्टिविटी रह नहीं गई। तो दूसरी शादी का टाइम था ना ये। तो हुआ ये कि तो आपने दूसरा बिजनेस शुरू कर दिया। वालदैन मेरे कराची थे, तो 2015 में फिर मैं कराची आ गया वालदैन के लिए। कराची में हमने फिर जब कराची आया तो चूँकि करने में कुछ नहीं था, तो हमने कंपनी बनाई डेल्सन्स के नाम से। और यही जो हमने पिछले 20 साल में बैंकिंग पढ़ी, अब मैं आईटी एक्सपर्ट भी हूँ, मैं ट्रेड का एक्सपर्ट भी बन गया। मैं ट्रेड करते करते प्लेजिंग बैंकिंग सीखते करते 20 साल 25 साल। इन द मीन टाइम हमने वैल्यूएशन का काम भी शुरू कर दिया। जो लैंड बिल्डिंग मशीनरी, आपने कोई लोन लेना है तो उसकी वैल्यू हम फिक्स करते हैं, हम जाके करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लोन लेना है किसी से, तो कायदे-आज़म इंटरनेशनल रिपोर्ट, मोटरवेज, नीलम झेलम, उसकी वैल्यूएशन हम करते हैं। सकूक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेता है, तो उसकी टीम आहिस्ता 10-15 साल में डेवलप की लाहौर में। तो वैल्यूएशन का काम शुरू किया, टैक्स का काम शुरू किया, कस्टम एजेंट का लाइसेंस ले लिया। तो ये काम हम जब लाहौर में थे तो ये सब काम हमने कर लिया। उससे ये हो गया कि पंजाब में जो जितना भी नेटवर्क था, वो सब पंजाब में जितने भी मिले थे उनके साथ हाउ हेलो हाई नो हाउ सब हो गया। जो अलाइड बैंक के, एमसीबी के और बी बैंक के पंजाब के क्लाइंट्स हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो गई थी 3 बैंकों के साथ। पंजाब में ज़्यादातर फुटफॉल हमारा पंजाब में था, कराची में नोबडी, कोई भी नहीं जानता। जब मैं कराची आया तो हमने कहा, सोचा कि ये मेरे एक मेंटोर हैं सैयद फाजिल के साथ। उन्होंने कहा तुमने इतना तुम्हें आता है, इतना तुमने काम किया है, इतना तुमने बैंकिंग पढ़ी है,
तो क्यों तुम पढ़ाते क्यों नहीं हो? तुम अपना जो तजुर्बा है इतना 20 साल का, तुम इधर सबको पढ़ाओ। तो हमने डेल्सन्स के नाम से कंपनी बनाई और हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो दैट वाज द टाइम जब कराची में लोग मुझे जानना शुरू हुए। तो 2015 में क्या पढ़ाते थे बैंकरों को? बैंकिंग बैंकर्स आप को, कैसे बैंकर- पढ़ा सकते थे? आप बैंकिंग- तो खुद बैंकर नहीं है कोई। बैंकर्स को बैंकिंग पढ़ाते थे क्योंकि हमने 25 साल बैंकिंग की, बैंकरों के साथ बैंकिंग- काम किया, बैंकर्स के साथ काम तो किया, आपको- बैंकिंग सीखी। बैंकिंग आ गई। बैंकिंग से ज़्यादा, बैंकर से ज़्यादा बैंकिंग आ गई। जो जितना भी जो लोन लेता है और उसको अपनी प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, मेरा पाकिस्तान मेरा घर, जो लोन मतलब जितने भी लोन जो लेते हैं उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यूशन ये सब लोग करते हैं। ये म्यूचुअल फंड है। ये जो हमारी कंज्यूमर पूरा पाकिस्तान अकेले चला रही थी? पूरा जो कंज्यूमर फाइनेंस की वैल्यूशन है वो सारा ये संभाल ये है। बाकी ये टीम है, पाँच साल में इनकम एस्टिमेशन देखते हैं, इन्होंने हमें इंतजाम किया। IT सेंटर भी है यहाँ पे बुला रहे हैं। यहाँ भी हमारे पास तकरीबन 1000 TB का डाटा स्टोरेज होता है, 500-600 MB की रैम होती है, हाई-फाई ये सिस्टम सारा है। फिर ले यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान में जितने भी सिस्टम्स लगे हुए हैं, जितने भी सिस्टम्स लगे हैं वो यहाँ पे आके कनेक्ट होते हैं। सही। यहाँ पे हम ये स्टूडियो बनाना चाह रहे हैं, आपसे हेल्प लेंगे, आपसे पूछेंगे। तो 2015 फिर हम कराची आए। कराची आया तो फिर कराची में डेल्सन्स के नाम से हमने ट्रेनिंग शुरू की। काफ़ी सारे बैंकर्स को हमने पढ़ाना शुरू किया। तो कराची में आहिस्ता आहिस्ता बैंकर्स को पढ़ा के लोगों के साथ इंटरेक्शन कर के स्टेट बैंक के साथ काफ़ी सारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, IBA के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। IBA के साथ पहली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम लोग ने की। तो यहाँ पे ये सिखाएंगे ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने के लिए कितने पैसे खिलाने होते हैं, कोई भी नहीं, कुछ क्या नहीं। करना क्या होता है? करना मतलब क्या होता है, आपको बस सिर्फ अपने आपको कौन सा बटन लगवाना होता है, कौन सी डिग्री लेनी होती है, क्या करना होता है कि लोग जो हैं वो आपके साथ काम करने लगे? अपने दिमाग को खोलना होता है बस। अच्छा। कोलैबोरेशंस के लिए अपनी चीज़ों को खोलना होता है, अपने आप को शेयर करना होता है। हर चीज़ में ये चीज़ नहीं देखनी होती कि मुझे कितना पैसा मिलेगा। मिसाल के तौर पर 100% काम अगर हम कर रहे हैं और सिर्फ हमें एक ब्रांड चाहिए IBA और हमने मामला चीज़ों को बढ़ाना है, अपने आप को एक्सपोजर देना है, तो उसमें अगर हमें 80% IBA को देना पड़ रहा है और सिर्फ 20% हमें मिल रहा है, तो ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है। ये चीज़ें ये अपनी दिल को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है कि हमने तालीम देनी है जैसे आप कर रहे हैं, एक्सेप्ट करनी पड़ती है। हौसला चाहिए कि अब जितने भी काम अगर हम किसी के साथ, किसी बड़े इदारे के साथ कर रहे हैं और उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं, इनेबलमेंट कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है, तो उसमें हम उनसे कोई फीस चार्ज नहीं करते। अब जैसे हम स्टेट बैंक के साथ हमने जितनी भी ट्रेनिंग हम स्टेट बैंक को जितनी भी ट्रेनिंग कराई है, आज से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमसे हमने 1 रुपया चार्ज नहीं किया, किसी भी चीज़ का, किसी भी सर्विस का, किसी भी ट्रेनिंग का हमसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। तो लोगों में इतना हौसला होना बड़ी बात है। अच्छा, लोग जो हैं वो बम फाड़ के आ जाते हैं, अपनी जान दे के आ जाते हैं, लेकिन मिल के काम करने के लिए शायद घबरा रहे होते हैं। तो वो आप में कौन सा गुर है जो आप शेयर करना चाहेंगे यहाँ पे कि भाई ये गुर पैदा कर लो? आपने कहा एक तो हौसला, तो हौसला कैसे पैदा होता है? दिमाग बड़ा करें, वो कैसे, कौन किधर सर्जरी करानी होती है दिमाग? कुछ नहीं, बस अपना दिमाग को बड़ा करें। कैसे करते हैं? दरगुजर करें। कैसे करते हैं? दरगुजर करें। जैसे मिसाल में देता हूँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके उन पे एक औरत कूड़ा डालती थी हर वक्त, तो वो बर्दाश्त करते थे, बर्दाश्त करें। और एक दिन नहीं डाला तो उसकी आदत पे पहुंच गया। भाई ये वाली सिफ्त अपने अंदर ऐड कर लें, बस सिंपल। कैसे ऐड होती है? किधर कौन से कंपोनेंट लगते हैं? क्योंकि ये नहीं हो रही ना बहुत साल से, नहीं हो रही। मतलब हर जुम्मे के खुतबे में मुसलमान बताया जा रहा है, 1 मिलियन मस्जिद में बताया जा रहा है जी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ऐसी है। तो 1 मिलियन भी इंसान हमें ऐसे नजर नहीं आ रहे कि वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं। 100 इंसान नजर नहीं आ रहे जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं। राइट, तो क्यों नहीं कर रहे?
ये मतलब क्या करें, कोई इसकी भी ट्रेनिंग शुरू करा दें अब, क्योंकि बैंकर तो हो गए ट्रेनिंग, आपने बैंकों को तो अपने काबू में कर लिया है, लेकिन बाकी मुल्क के अंदर भी कुछ ट्रेनिंग शुरू कराएं कि यार मिल के काम कैसे मिलके करते काम हैं। करने चाहिए। बिल्कुल वही कर रहे हैं, कोशिश अपनी सी, आप अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। आज हम मिलके अब हम फैसला कर रहे हैं कि हम मिलके कुछ कोशिश कर लेते हैं। इसी तरह हम 1 2 3 4 एक 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 जैसे सैयद इरफान अली साहब ने उस दिन कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एक 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 से एक आपस में शेक हैंड्स करो, कोलैबोरेशंस करो। पूरी दुनिया में तो कोलैबोरेशंस हुई तभी वो तरक्की की है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में कि हम कोलैबोरेशंस, सिनर्जीज इकट्ठी नहीं कर सकते। तो ये इसके लिए माइंड, दिल, दिमाग खोलना पड़ेगा, सबको खोलना पड़ेगा, तो ये कोलैबोरेशंस होंगी और फिर तरक्की होगी। अच्छा, आपकी कोई ट्रेनिंग है कोलैबोरेशन के ऊपर, जो हम कहेंगे जी हम ब्यूरोक्रेसी को ये ट्रेनिंग कराते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये ट्रेनिंग कराते हैं, एथिक्स पे, कोलैबोरेशंस पे, सिनर्जीज पे ये भी बिल्कुल कराते हैं बिल्कुल ट्रेनिंग? कराते हैं। तो आप जो लोग सबसे ज़्यादा देख रहे ट्रेनिंग इसी पे कराते हैं सारे बैंकों को ओके, कि आप सिनर्जीज बिल्ड करें, क्योंकि 54 बैंक्स हैं और 54 बैंक्स की आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है और आईटी के जितने भी लोग हैं वो डॉलर में बिल करते हैं। अब अगर 54 बैंक कोलैबोरेट करके, जैसे चाइना में होता है, पूरा चाइना इकट्ठा होकर डील करता है, इधर हम अकेले अकेले डील करते हैं, तो वो 1000 रुपये की चीज़ 100 रुपये में मिल जाती है, हम 1000 रुपये की चीज़ 1500 में लेते हैं। बड़ा फ़र्क है ना। पाकिस्तान पूरी दुनिया में ट्रैवल करता है अनप्लैंड, कोई सिनर्जी नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। अब आईटी कंपनीज बैंकों को ब्लैकमेल करती हैं, बिल डॉलर में करती हैं। पाकिस्तान में काम करिए, बिल डॉलर में करती हैं। आपस में उन्होंने यूनिटी की कि हम बैंकों को जो भी आईटी सर्विसेज देंगे उसमें बिल हम डॉलर में देंगे। ये कहाँ का असूल है? सही। तो जो हमारी बात सुन रहे हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे चैम्बर्स हों, काइंडली इनकी कंपनी को हायर करें और फ्री में या एट अ मिनिमम चार्ज कोलैबोरेशन, सिनर्जी में ट्रेनिंग ज़रूर करवाएं। इनके पास बहुत सारे जादू के डब्बे हैं जो आप इनसे खुलवा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कल मुझे बता रहे थे कि ये होटल हमको बहुत डिस्काउंट पे कमरे दे देता है, ट्रेनिंग सेंटर्स दे देता है, क्योंकि इतनी ट्रेनिंग कराते हैं। वो कहता है भाई तेरी जगह जो मर्ज़ी करा ले। फिर आज इन्होंने मुझे और बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स दिखाए जहाँ जो इनके पास अवेलेबल हैं, जहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग हो सकती है, जो कि खाली पड़े हुए थे। तो इनके पास कैपेसिटी है, इनको लोगों की ज़रूरत है। जिस वजह से मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के जो हीरोज़ हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, ये हैं हीरो। कोहिनूर हीरे का तो मैंने सर पे लगा के क्या करना है, इनको सर पे लगा के फ़ायदा ये होगा कि इनकी रोशनी से रोशनी फैलेगी मुल्क के अंदर, तो वो ज़रूर करें जी। तो मूविंग फॉरवर्ड 2015 से इसके बाद जब हम बैंकिंग, ये पैफला साहिबा कहाँ से आ गई? वही उसी तरफ अब मैं अच्छा। फैसला की तरफ आ रहा हूँ कि बैंकिंग, मेरे एक दोस्त हैं 25 साल पुराने, वो अलाइड बैंक में जो हम लाहौर में काम करते थे, कैश मैनेजमेंट के हेड हो गए इधर फैसल बैंक में। इनके एक दोस्त हैं दुबई में, ट्रांसफास्ट, जिनकी एक सर्विस है ट्रांसपे। उनके बाद मैं बैठा, उन्होंने कहा यार इब्राहिम कोई हेल्प कर दो हमारी को, देखो कोई इसको कोई इनेबलमेंट हम करें। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि ट्रांसफास्ट में ट्रांसपे एक सर्विस है जिसके बाद 35,000 बच्चों को $200, $100, $300, $400, $500 उसने हर महीने भेजना है। मतलब एक कंपनी ने एक इंडिविजुअल को पाकिस्तान में डॉलर भेजने हैं। तो वो स्टेट बैंक ने मना किया हुआ है, बंद है, अलाउड ही नहीं है। ये 2018 की बात कर रहा हूँ। हमने जब थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर किया, हम हैरान परेशान हो गए कि ये क्या बात हुई। तो पता चला कि ये 35,000 फ्रीलांसर्स हैं जिनको ये गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट की ये पेमेंट ट्रांसपे से आनी है। तो चूंकि रेगुलेशन है, B2C अलाउड नहीं है, इसलिए ये पेमेंट आ नहीं सकती। तो हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि ये पेमेंट फिर आती कैसे। तो पता चला कि वो पेनियर है, पेनियर वाले गला काटते हैं बच्चों का। वो $25 एनुअल लेते हैं, पर ट्रांजैक्शन $3 चार्ज करते हैं। $1 निकालो तो 80 रुपये के बजाय 100 रुपये निकलते हैं। तो ये पेनियर जो है वो बच्चों के, पेनियर में बच्चों ने अकाउंट खोले हुए हैं, पेनियर से बच्चे कैश आउट लेते हैं। तो ये सारी केस स्टडी लेके हम स्टेट बैंक के पास गए। स्टेट बैंक की बड़ी मेहरबानी, स्टेट बैंक में पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव को हेड करे थे। स्टेट बैंक ने फ़ौरन समझा, फ़ौरन ही पाकिस्तान में फैसल बैंक को परमिशन दे दी B2C की। अच्छा, ट्रांसफास्ट वाले का जो अकाउंट था वो नेशनल बैंक ऑफ दुबई में था। अब अल्लाह ताला करता है ना, आसानियाँ पैदा करता है। और नेशनल बैंक ऑफ दुबई जो है वो फैसल बैंक का कॉरस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट था साथ, तो 1 सेकंड में पैसे आ जाते हैं क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग बैंक था। तो वो ये जर्नी वहाँ से शुरू हुई। $1,500 की पहली परमिशन अक्टूबर 2018 में स्टेट बैंक ने फैसल बैंक को दी और वहाँ से फिर ये जर्नी शुरू हुई। तो सारा जो एक्चुअल क्रेडिट है, उमर फारूक साहब नाम है उनका, उनको जाता है। ये सारी जो पीछे जो आइडिया कहते हैं ना, करोड़ों का आइडिया, तो ये उमर फारूक साहब हैं और अनीक मलिक साहब हैं वहाँ पे फैसल बैंक में।
उन्होंने ये फ्रीलांसर्स के लिए जो पेमेंट इनेबलमेंट की शुरू, ये वहाँ से शुरू हुई फैसल बैंक से। उसके बाद में दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सब बैंकों ने कॉपी करना शुरू कर दिया और ये फिर सब बैंकों ने काम शुरू कर दिया। तो पेनियर के साथ फिर पेनियर को पकड़ा, पेनियर के साथ प्री फंडेड अकाउंट पाकिस्तान में खोला, फैसल बैंक ने उसको अपनी ऐप के साथ इंटीग्रेट किया। आज कोई भी बच्चा अपने पेनियर में रिमोट अकाउंट ओपनिंग करके फैसल बैंक अकाउंट के साथ पैच कर सकता है। फिर जो नेक्स्ट सबसे बड़ी मुश्किल आई वो ये आई कि फ्रीलांसर्स जितने भी पूरे पाकिस्तान में हैं वो ब्रांचों में जाके अकाउंट ओपनिंग तकरीबन नामुमकिन थी। फिर ये बात हमने स्टेट बैंक के साथ टेकअप की, स्टेट बैंक के साथ बहुत सारी वेरियस मीटिंग्स की। फिर अगेन स्टेट बैंक की मेहरबानी, उन्होंने रेगुलेशन पिछले साल 2021 में रेगुलेट किया सारे बैंकों को कि आप डिजिटल रिमोट अकाउंट ओपनिंग करें फ्रीलांसर्स की। आप देखें पाकिस्तान में आज तक किसी ज्वेलर का, लॉयर का, प्रॉपर्टी एजेंट का कोई अकाउंट सेगमेंट नहीं है। फ्रीलांसर्स के लिए पैफला ने स्टेट बैंक से फ्रीलांसर्स अकाउंट सेगमेंट बनवा लिया, जो पाक रुपीज़ में भी है और डॉलर में भी है। उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप इस वीडियो के साथ वो लिंक लगा दीजिएगा, जिसमें एक फ्रीलांसर घर बैठ के अपना पाक रुपीज़ और डॉलर अकाउंट खोल सकता है विद सर्टन लिमिट्स। मतलब $5,000 का क्रेडिट, $5,000 निकाल सकता है, $5,000 डाल सकता है। टू स्टार्ट विद एक फ्रीलांसर $5,000 की डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर सकता है। मूविंग फॉरवर्ड जितने भी ई कॉमर्स बिजनेस का जो काम हो रहा है पाकिस्तान में, उसमें ई कॉमर्स और अब यहाँ पे हम ये भी ऐड कर लेंगे थोड़े दिन में पैफला का अपना एक ऐप टाइप कोई चीज़ आ जाएगी, जिसके बाद आप पैफला बैंक भी होगा तो आप पेयोनियर कार्ड होगा, पैफला का अपना डेबिट कार्ड होगा, पैफला डायरेक्ट आपको मास्टर, वीज़ा या पाक पे इशू कर देगा और पैफला ही बैंक अकाउंट आपका खोल देगा। आपको ज़्यादा चिंता करने की, परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह बिल्कुल। तो मूविंग फॉरवर्ड इसमें अब हमने क्या किया कि बैंक अल्फला के साथ मिलके पेमेंट, बैंक अल्फला और हबीब बैंक, इनके साथ मिलके जो ई पेमेंट गेटवे है उसको हमने इंडिविजुअल और मर्चेंट, पहले ये सिर्फ मर्चेंट को अलाउ होता था कि आप घर बैठ के अपनी वेबसाइट पे कोई भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड चार्ज कर सकते हैं दुनिया से। तो वो सिर्फ कंपनियां कर सकती थी, जैसे दराज है, सना सफीनाज है, खाड़ी है। तो वो स्टेट बैंक ने फिर एक परमिशन दी कि एक इंडिविजुअल बच्चा फ्रीलांसर जो है वो अपनी वेबसाइट पे पेमेंट इनेबलमेंट कर सकता है घर बैठ के। ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है, बैंक अल्फला ने भी कर दिया, अभी बैंक ने भी कर दी है। तो वो अब हम बच्चों को इनेबल करेंगे पूरे पाकिस्तान में। आपके साथ प्लान बना रहे हैं रोड शोज़ करने का पूरे पाकिस्तान में। शुरू में हम 15 शहरों में रोड शोज़ करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, जहाँ पे हम ये बातें लोगों को, बच्चों को बताएंगे कि आप अपना बैंक अकाउंट घर बैठ के खोल सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे पेमेंट कलेक्शन कर सकते हैं घर बैठ के। ये चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है बच्चियों के लिए, जो माएँ बहनें हमारी हैं जो घर बैठ के काम सर्विसेज दे रही हैं, जिनको पेमेंट कलेक्शन में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो अपनी वेबसाइट पे हम उनको सिखा देंगे, उनको इनेबल कर देंगे कि वो अपनी वेबसाइट पे कार्ड, कोई भी कार्ड, डेबिट, वीज़ा, मास्टर कार्ड चार्ज करवा सकते हैं। फिर हमने बहुत पूरे पाकिस्तान में जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनके साथ बात करनी शुरू की। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप अल्लाह ताला देखें आपसे मिलवा दिया। फिर आपकी तवज्जो से हम इमरान अली दीना साहब से मिले, शाम सरवर साहब से मिले, आज़ाद चाय वाला साहब से मिले। फिर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं फ्रीलांसर्स के, उनसे मिलना शुरू कर दिया। फिर हमने इस्लामाबाद में और कराची में फ्रीलांस फेस्ट फ्रीलांसर्स के लिए कॉन्फ्रेंस कराई, जिसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा 7 बैंकों के प्रेसिडेंट एक छत के नीचे के बैठे थे और वो सब फ्रीलांसर्स के लिए आए हुए थे कि हम फ्रीलांसर्स के लिए पेमेंट इनेबलमेंट शुरू करेंगे। तो फैसल बैंक ने ही फ्रीलांसर्स के क्रेडिट कार्ड, ऑटो लोन, होम लोन बनाने शुरू किए। जो 35,000 अकाउंट हमने फैसल बैंक में खोले, तो वो ये नया बिजनेस, एक नया कारोबार शुरू हो गया। अच्छा, अब आप एक बच्चा फ्रीलांसिंग करता है, उसको गाड़ी लेनी है, तो उसकी कितनी आमदनी होनी चाहिए तो गाड़ी अप्लाई कर सकता है? हम वही आप वाली बात, लाख रुपए उसकी अगर हो आमदन तो वो गाड़ी के लिए एलिजिबल हो जाता है। अच्छा। बट अगर उसकी 50,000 रुपये भी सैलरी है, इनकम है पर मंथ, तो वो 25,000 का क्रेडिट कार्ड ले सकता है। वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकता है। उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट बैंक अल्फला, हबीब बैंक और फैसल बैंक के साथ मिलकर उसकी प्रोडक्ट बना रहे हैं कि हर फ्रीलांसर को कम से कम 25-50,000 का क्रेडिट कार्ड मिल जाए। 30,000 लोगों को क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा। 30,000 तो नहीं है एक्चुअली, तो 3 मिलियन है। 2-3 मिलियन लोगों को क्रेडिट कार्ड इशू हो जाए। सही। जैसी देखें जर्नी ये है कि ये अपने बैंक अकाउंट खोलें सबसे पहले। सही बात। जब ये बैंक अकाउंट खोलेंगे तो इनकी क्रेडिट हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। जब इनकी क्रेडिट हिस्ट्री शुरू हो जाएगी तो जो जितना ये कमाते हैं उस हिसाब से इनको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, फिर गाड़ी का लोन मिलेगा, फिर घर का, अपार्टमेंट का लोन मिलेगा,
घर का लोन मिलेगा और इनको बिजनेस करने के लिए भी लोन मिलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ हमने अभी डील की है, जिसमें अगर किसी फ्रीलांसर के पास ज़मीन है और वो उसमें अपना घर बनाना चाहता है तो उसको 35 लाख रुपए 3% में मिल जाएंगे, 50 लाख रुपए 5% पे और 1 करोड़ रुपए 7% पे। अच्छा 7% तो मैजिक कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं। अब मैजिक क्या है, आप इधर से लोन लेते हैं, अगले महीने से किस्त शुरू हो जाती है, तो उसने किस्त देनी है 1 साल बाद। कॉन्सेप्ट ये है कि वो 1 साल में अपना घर बना ले, उसको रेंट पे चढ़ा दे और फिर किस्त देनी शुरू कर दे। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इनेबलमेंट पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन ने, आपने, हमने मिल के काफ़ी सारी चीज़ें हमने इनेबल की हैं जो बच्चों को पता नहीं है। आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप छोटी सी ऐप है उसमें डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं, जिसको डिज़ाइनिंग सीख के एक बच्चा लाख रुपये महीना कमाना शुरू कर देगा। अब ये बात पूरे पाकिस्तान के हर बच्चे को पता नहीं है। अब अगर उसको वो सुनता है तो उसको यकीन नहीं आता। तो वो जो मोर हम सब मिल के जंगल में नचा रहे हैं, उसको हमने शहर में नचाना है। आप तो खैर माशाल्लाह बहुत कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं, तो यही काम हमने भी करना है। तो हम मिल के कोलैबोरेट करके इस काम को करते हैं, पूरे पाकिस्तान में मिल के करते हैं। आपने अब बच्चों को सिखाना पढ़ाना आप जैसे आप लोग कर रहे हैं, और उन पर जब वो सीख के, जो कारोबार करके जब वो कमाना शुरू करेंगे तो तो वो उसका सारे दूसरा नोट लेके वो इनके पास आ जाएंगे, हमारी उनकी- दुकान बंद हो जाएगी। हाँ आपकी दुकान क्यों बंद होगी? तो आपकी दुकान और चमकेगी, क्योंकि वो और ज़्यादा इनेबलमेंट हो जाएंगी। सही है भाई, हमारी दुकान में वैसे कोई कमाई नहीं होती, फ्री का है, अच्छा है बंद हो जाए क्योंकि काम नहीं करना पड़ेगा फिर। सही है। काम नहीं करेगा तो इनेबलमेंट कौन करेगा? नहीं वो आप कर रहे हैं ना। नहीं, हम तो आपके बाद वाली इनेबलमेंट कर रहे हैं। फ्रंट एंड तो आपके पास है, मेरा बैक यकीन- एंड हमारे पास मेरा ख्याल है कि हम 10 मिलियन को जब टच करेंगे ना, अभी हम लोग 3 से 4 मिलियन यूज़र के फ्रीलांसर पे हैं, और उनमें से भी ज़्यादा छुपे हुए हैं। जैसे 4 मिलियन में से 30,000 ने रजिस्टर किया आपके साथ, उनको पता भी नहीं है कि रजिस्टर करना है ज़्यादातर को। बिल्कुल। तो जिस दिन इंशाल्लाह ताला हम 10 मिलियन का मार्केट टच करेंगे ना, तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट बिल्कुल ऐसे ही, आएगा। बिल्कुल ऐसे और ही, फिर बिल्कुल हर जो मेरा ख्वाब है कि हर तीसरा बंदा, हर चौथा बंदा, अभी इस वक्त हम हर समझो कि 20th बंदे पे, बल्कि उससे भी ज़्यादा पे हैं, 100वें बंदे पे हैं। तो इंशाल्लाह पहले फिर वो हर 10वां होगा, फिर हर 6वां होगा, फिर हर 5वां होगा, फिर हर बंदा करेगा। तो ये इकॉनमी का डिज़ाइन चेंज हो रहा है कि नौकरी पेशा से हम ठेका पेशा पे जा रहे हैं, फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली ठेका होता है कि आप एक अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, जितना काम करेंगे उतना आपको उजरत मिल जाएगी, जैसे कि ये आंटी कर रही हैं बाहर। अच्छा, तो आपको ये कितने दूर नज़र आ रहा है हर चौथा बंदा फ्रीलांसिंग करते हुए? 50 मिलियन लोग जिस फ्रीलांसिंग स्पेस करते में हैं। हम और आप लगे हुए हैं, अगर हम इसी तरह बाकी सारी कोलैबोरेशंस को इकट्ठा कर लें तो 3-1 साल में इंशाल्लाह हम कोशिश करके ये फिगर हम अचीव कर सकते हैं। उसमें हमने एक पोर्टल बनाया है #AskPefla और pefla.org.pk। इसमें किसी भी पाकिस्तान में किसी भी फ्रीलांसर को किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें बताए, आपको बताए, हमें बताए। तो हमारे पास एक पूरा फॉरम है जो बैंकिंग इंडस्ट्री को रेगुलेटर्स के साथ इंगेज्ड है, तो वो हम उसकी इनेबलमेंट, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा रहे हैं। एक हमने पूरी कमेटी बनाई हुई है। हमारे बोर्ड में पाकिस्तान के हर इदारे से एक बोर्ड मेंबर है, मतलब एक रेगुलेटर भी है, SECP से भी है, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से भी है, एकेडमिया से भी है, स्टेट बैंक से भी है, बैंकर भी है, फिनटेक भी है। तो पाकिस्तान के हर शोबे से एक बंदा हमारे पास मौजूद है। तो वो हम उसका कोई ना कोई हल जल्द या बदीद हम ढूंढ निकालेंगे, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ निकालेंगे। तो हमारे पास जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, सारे बच्चे हमारे पास प्रॉब्लम लेके आए, तो हम उसका सोल्यूशन निकाल के देंगे आप सबको। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई, आपने आज बहुत टाइम दिया, हमें सिखाया। जिसके पास भी जो सजेशन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी उसको आप अलमारी में बंद करके रख दें, बिल्कुल भी इनको सजेशन ना दें। अभी आप क्या करें कि जितना इन्होंने पिछले 4 साल में मेहनत की है उसको समझें पहले कि इन्होंने किया क्या है, और उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। मिसाल के तौर पे बैंक अकाउंट खुलवाएं। अभी तो आपके पास बैंक अकाउंट ही नहीं खुले। जब 2-4 मिलियन लोग बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो इनको स्ट्रेंथ मिलेगी, इनको पता चलेगा कि भाई ये फ्रीलांसर इतने हो चुके हैं। वो डेटा बैंक के पास भी आएगा, वो डेटा बैंक के पास आएगा, इनके पास आएगा, तो फिर इनके पास जब आवाज़ बढ़ी होगी तो ये आपके लिए और चीज़ें करेंगे। दूसरा, हर बंदा जो अकाउंट खुलवा रहा है उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि क्रेडिट कार्ड बनवाएं। चाहे आप उसको इस्तेमाल ना करें, उसकी कोई एनुअल फ़ीस नहीं है, आप उसको अप्लाई कर दीजिए।
अप्लाई करके क्रेडिट कार्ड को घर में रख लीजिए, किसी वक्त भी कोई भी इमरजेंसी होती है आप वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, आप गाड़ी का लोन अप्लाई करें। आप बेशक गाड़ी के लोन जो है 1-2 महीने में पे ऑफ कर दें, लेकिन जब आप गाड़ी का लोन लेंगे ना तो क्या होगा कि आपका क्रेडिट बनेगा, आपकी हिस्ट्री बनेगी और इनको पता चलेगा, हुकूमत को पता चलेगा, बैंक को पता चलेगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे जो है ना स्ट्रेंथ इन नंबर्स, एक हमारे जो हम तिनके नहीं है बल्कि हम मोटी सी झाड़ू बनने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मुट्ठी बनेंगे तो ताकत होगी, एक उंगली में कोई ताकत नहीं होती। तो वो स्ट्रेंथ बनाने के लिए ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें आप लोग अप्लाई करें और इनका साथ दें, इस तरीके से साथ दें कि आप अपने आप को इनेबल करेंगे। इनको कुछ फीस इनकी फ़ीस तो 1000 रुपये साल है, वो आप दें ना दें वो कोई बड़ी बात नहीं, 1000 रुपये में आप कुछ नहीं कर सकते। इनकी दाढ़ भी नहीं गिली हुई, जितने पैसे खर्च कर चुके हैं बहुत कुछ कर चुके हैं। लेकिन जो चीज़ आपको फ़ायदेमंद देगी वो ये देगी कि आपको पावर मिल रहा है इनकी मदद से, इसीलिए मैं इनके साथ इतना टाइम गुजार रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी की हिस्ट्री में इस तरह का कोलैबोरेटर नहीं देखा जो एक ही छत के नीचे हर एक को पकड़ के ले आया, और क्रेडिट हर एक को दे रहा हूँ, मेहनत सारी ही कर रहे होते हैं, देखिए दाढ़ी बनाने का भी टाइम नहीं है, लेकिन क्रेडिट जो है वो सारे दूसरों को देते हैं। हेनरी फोर्ड ने आज से 125 साल पहले कहा था कि जब किसी से काम कराना हो तो क्रेडिट के चक्कर में नहीं रहना, क्रेडिट फौरन दूसरे को दे देना, क्रेडिट ये नहीं लेते हैं। तो इनकी ये बड़ी बात है और हमें और इदारों को और जितने भी हमारे मुल्क में एसोसिएशंस हैं उनको पैफला से सीखना चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने इंगेजमेंट करी है और किस तरीके से कोलैबोरेशन क्रिएट की है। सल्यूट है इनको। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। काइंडली आपने इनको टीवी पे बुलाना है, इनको ये ज़रा शर्मीले थे अब थोड़े कम होते जा रहे हैं, और इनको अपनी पॉडकास्ट पे बुलाएं, इनको अपने इवेंट्स में बुलाएं। अभी फ्रीलांसर्स का इवेंट है कश्मीर में, मैं इनको फिर उसकी भी दावत दूंगा कि वहाँ भी जाएं। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर से गुर्बत मिटानी है, हर पाकिस्तानी 1 लाख रुपए कम से कम कमाना है, वो फ्रीलांसर के ज़रिए हो सकता है और बहुत आराम से हो सकता है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर से ये गुर्बत ख़त्म करनी है। इब्राहिम भाई, मैंने एक कैंपेन शुरू की है कि हर पाकिस्तानी को कम से कम 1 लाख रुपए कमाना चाहिए, हर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे को 1 लाख कमाना चाहिए। और उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो सिंपली फाइवर और कैनवा का इस्तेमाल करें। उसी सिलसिले में मैं 4 एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर रहा हूँ जो कि कैनवा फाइवर के एक्सपर्ट हैं। वो सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, मदरसे के अंदर डेली जाके 2 जगह पे जाएंगे सारे लोग और उनको अवेयरनेस भी देंगे, उनको कस्टमर सर्विस भी देंगे। ना हम कैनवा पैसे दे रहे हैं, ना फाइवर पैसे दे रहे हैं, ये हम पैसे दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसकी अवेयरनेस आ जाए। अमेरिका में एक बच्चा जो टीनेजर है वो आराम से जब लाख रुपए कमा सकता है तो हमारा वाला भी कमा सकता है, क्योंकि इंटरनेट सेम है, मोबाइल सेम है, ऐप्स सेम है, दिमाग सेम है, प्लेटफॉर्म सेम है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आपको ये आइडिया कैसा लगा और आप के साथ हम मज़ीद कोऑपरेट किस तरह कर सकते हैं इस काम? बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, बड़ा रिमार्केबल आइडिया है। मैंने इसके बारे में, आपने जैसे बताया, मैंने इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च की है और देखा है। बड़ा ही हैरानकुन तौर पर बड़े 2-4 बच्चों के की मिसालें भी हैं। बल्कि ये आप वाली बात, मैंने एक इंस्टीट्यूट है आरिफ वाला में, वो एक मिस हैं मैम दुआ सफेरा साहिबा, वो चला रही हैं। तो उन्होंने तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी शुरू कर दी है। तो वो उधर की जो बच्ची हैं उनको ये डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब सिखा रही हैं। और वो वहाँ की जो बच्चे जो हैं, जिनको जो मैट्रिक पास हैं, जैसे आपने बताया, वो 100-100 $200 $200 कमाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। इसी चीज़ को हमने रेप्लिकेट करना है पूरे पाकिस्तान में। और इसमें जो आपका ख्वाब है, जिसमें हम 10 मिलियन पाकिस्तानियों को 200 से $500 या लाख रुपए महीना कमाना, मैंने तो 250 को ले जाना है इंशाल्लाह। मेरी ड्यूटी लंबी है। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ मैं ज़िद पे अड़ा हुआ हूँ वो ये है कि आप बजाय इसके कि वीडियो एडिटिंग भी सिखाएं और ये भी सिखाएं और वो भी सिखाएं, सिंपल एक स्किल सिखाएं। वो ये है कि आप सिंपल थंबनेल बनाना सिखाएं, बैकग्राउंड हटाना सिखाएं और फाइवर पे बेचना सिखा देंगे, 2 चीज़ें। अब जब तक वो ये करके लाख रुपए नहीं कमाता, हम कहते हैं और कुछ ना सिखाएं उसको, क्योंकि जब तक जिस दिन उसने 1 लाख रुपए कमा दी, उस दिन के बाद आपको कुछ सिखाने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि उसके बत्तियां, आपने शुरू में बताया कि विजन क्लियर हो जाता है। जिस दिन कोई भी 1 लाख रुपए पे पहुंच गया, अब उसके कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। बिल्कुल सही। वो जाएगा और की तलाश करेगा, उसकी बेगम, उसकी अम्मी, उसके भाई उसको पुश करेंगे कि भाई आई वांट मोर।
तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि हमें ज़्यादा चीज़ें सिखानी चाहिए या बेसिक के ऊपर रहते हुए पहले आमदनी पूरी कर देनी मैं चाहिए? बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंगेज होना ही नहीं चाहिए। एक बेसिक चीज़ पकड़ के उसको उस पे एक्सपर्टीज बिल्ड करके उसी पे कमाना सिखाना चाहिए और उसी की इनेबलमेंट करनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमत हूँ। थैंक यू सो मच। अगर अभी आप भी $500 महीना नहीं कमा रहे तो कैनवा इंस्टॉल करें, फाइवर इंस्टॉल करें, कैसे चलाना है यूट्यूब पे जाके सीखें, वीडियोस देखें, हाथ पैर मारें। जैसे रोटी बनाना नहीं आती, चाय बनाना नहीं आती, बिरयानी बनाना नहीं आती, सबकी प्रैक्टिस करें तो आ जाती है। और जब फंस जाएं तो पप्पो से पूछते हैं, अम्मी से पूछते हैं, कज़न से पूछते हैं, खाला से पूछते हैं कैसे करना है भाई। इसी तरह आप अपने दोस्तों को ढूंढें, निकालें और वो आपको सिखाएंगे कि कैसे करना है। यूट्यूब पे है सब कुछ मौजूद है। नहीं समझ में आ रहा तो दोस्तों को पकड़ें, उनको चाय पिलाएं, खाना खिलाएं, वो आपको सिखा देंगे। अब इतना मुश्किल नहीं रहा है। तो लेकिन हर पाकिस्तानी में से अगर आधे पाकिस्तानी ने $500 महीना कमाना शुरू कर दिया तो हम $1.2 ट्रिलियन साल के कमाएंगे। अभी हमारा टोटल बजट जो है वो $49 बिलियन है। हम उससे 20 गुना ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर पाकिस्तान में सिर्फ 10 मिलियन लोग $1,000 कमाना शुरू कर दें तो हम $120 बिलियन साल का कमाएंगे, जो फिर हमारे बजट से 3 गुना ज़्यादा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आमदनी है। और जो कुछ परसेंट लोग हैं ना उसके, वो बहुत ज़्यादा आगे तेज़ होते हैं। जो लोग तेज़ होते हैं वो और आगे चले जाएंगे। ये तो हम बिल्कुल नर्सरी स्कूल की मैंने ऐप बताई है। यानी इतनी फटीचर है कि मुझे लोग बुरा भला कह रहे हैं कि इतनी फटीचर ऐप क्यों सिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई, पहले मोटरसाइकिल, टोयोटा करोला, मर्सिडीज चलाने से पहले साइकिल तो चला लो। लेकिन उस साइकिल के दोनों तरफ भी पहिए होते हैं, वो जाके गिर ना जाए बच्चा। उसको ये तो सिखा दो, जब साइकिल भगाने लगे तो पहिए खोल देना उसके, नो प्रॉब्लम, वो आगे भाग जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ $500 महीना कमाना, 1 लाख रुपए कोशिश तो करें, काम तो करें, देखें कि होता है कि नहीं होता। फिर हमें बताएं, आपको बताएं। नहीं, मुझे नहीं बताएं। आप ना करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपकी मर्जी है कमाएं, आपकी मर्जी नहीं कमाएं। मैं तो रास्ता बता रहा हूँ, चलना है चलो। कोशिश तो करें, वो इनसे कर लें हमें। कोशिश तो करें, एटलीस्ट कोशिश तो करें। कोशिश तो करनी चाहिए, कोशिश करने में जाता तो कुछ भी नहीं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।